नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक जो हमारा रहेगा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये हमारा जो है यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं चौसर से लेकर और 1800 तक। अगर मैं टॉपिक का नाम, यूनिट का नाम पढ़ूँ तो जो यूनिट का नाम है सर वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू 1800, और इसी में जो है नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 19 टू 20th सेंचुरीज़। ठीक है, तो हम पहले जो चौसर से 1800 तक बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि which middle English dialect did Geoffrey Chaucer primarily use in the Canterbury Tales, which eventually became the basis for modern standard English। यानी कि जॉफ्री चौसर ने जो द कैंटरबरी टेल्स लिखा तो उसमें मुख्य रूप से किस मध्य अंग्रेजी बोली का उपयोग किया गया था जो अंततः आधुनिक मानक अंग्रेजी का आधार बनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, क्योंकि चौसर जो थे वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का इस्तेमाल करते थे, जो कि डायलेक्ट थी किसकी, लंदन की, विच गेन्ड प्रेस्टीज ड्यू टू इट्स यूज़ इन द कैपिटल एंड यूनिवर्सिटीज़ इवेंचुअली इवॉल्विंग इनटू स्टैंडर्ड इंग्लिश। यानी कि चौसर ने जो है लंदन की ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बोली का उपयोग किया, जिसने राजधानी और विश्वविद्यालयों में उपयोग के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त की और अंततः मानक अंग्रेजी में विकसित हुई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिजाबेथन पोएट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द पोएट्स पोएट एंड रोट द एलिगोरिकल एपिक द फेरी क्वीन। किस एलिजाबेथन कवि को अक्सर कवियों का कवि कहा जाता है और उन्होंने रूपक महाकाव्य द फेरी क्वीन लिखा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर को जो है पोएट्स पोएट कहा जाता था और ये कहने वाले थे चार्ल्स लैम्ब ड्यू टू हिज इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन लेटर पोएट्स लाइक मिल्टन एंड कीट्स। तो स्पेंसर को चार्ल्स लैम्ब द्वारा मिल्टन और कीट्स जैसे बाद के कवियों पर उनके अत्यधिक प्रभाव के कारण कवियों का कवि कहा गया। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो गलत हुआ है वो है फिलिप सिडनी, और फिलिप सिडनी जो है कंटेम्प्रेरी थे एडमंड स्पेंसर के ही। सिडनी इज़ बेस्ट नोन फॉर एस्ट्रोफिल एंड स्टेला एंड एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। तो समकालीन होने के बावजूद जो है सिडनी को एस्ट्रोफिल एंड स्टेला और एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल कंसीट यूज्ड बाय जॉन डॉन एंड हिज फॉलोअर्स। तो जॉन डॉन और उनके अनुयायियों द्वारा उपयोग किए गए मेटाफिजिकल कंसीट अध्यात्मवादी रूपक की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फार फेच्ड कंपैरिजन, यानी कि दूर दराज की तुलनाएं। तो जो मेटाफिजिकल कंसीट होता है, इट इन्वॉल्व्स एन इलेबोरेट एंड अनकन्वेंशनल कंपैरिजन बिटवीन टू हाईली डिसिमिलर सब्जेक्ट्स। तो जो मेटाफिजिकल कंसीट जो होता है तो दो अत्यधिक भिन्न विषयों के बीच एक विस्तृत और अपरंपरागत तुलना शामिल होती है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ है वो है सिंपलिस्टिक नेचुरल इमेजरी, यानी कि सरल प्राकृतिक चित्रण। तो ये हमारा गलत ऑप्शन था, क्योंकि ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है कैवेलियर और अर्ली रोमांटिक पोइट्री को रादर देन द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डॉन। तो यह जो है डन की जो है बौद्धिक जटिलता के बजाय कैवेलियर या शुरुआती रोमांटिक कविता का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द स्टेटेड पर्पस ऑफ द एपिक एज मेंशन्ड इन बुक नंबर 1। तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में पुस्तक 1 में उल्लिखित महाकाव्य का घोषित उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के मार्गों को न्याय संगत ठहराना। तो मिल्टन जो है एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है कि ही इंटेंड्स टू असर्ट एटर्नल प्रोवाइडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनका जो इरादा है शाश्वत विधाता की पुष्टि करना और मनुष्यों के लिए ईश्वर के तरीकों को न्याय संगत ठहराना। क्वेश्चन नंबर 5, विच रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट इज फेमस फॉर द वे ऑफ द वर्ल्ड
ऑफन कंसिडर्ड द मास्टरपीस ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कौन सा रेस्टोरेशन नाटककार द वे ऑफ द वर्ल्ड के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर कॉमेडी ऑफ मैनर्स की उत्कृष्ट कृति माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम कॉनग्रीव। जो कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड है, इट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स विटी डायलॉग एंड सोफिस्टिकेटेड पोर्ट्रेयल ऑफ अपर क्लास सोशल इंट्रिग्स। तो कॉनग्रीव की जो द वे ऑफ द वर्ल्ड है अपने मजाकिया संवादों और उच्च वर्ग के सामाजिक षड्यंत्रों के परिष्कृत चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द 18th century हु इज़ नोन फॉर परफेक्टिंग द हीरोइक कपलेट एंड राइटिंग द मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक। 18वीं शताब्दी में हीरोइक कपलेट यानी कि वीर छंद को सिद्ध करने और द रेप ऑफ द लॉक जैसे छंद महाकाव्य लिखने के लिए कौन जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। Pope was the master of the closed heroic couplet and used it effectively for satirical and social commentary in his words. पोप बंद हीरोइक कपलेट के मास्टर थे और उन्होंने अपने कार्यों में व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणी के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा गलत हुआ था, जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन है, वाइल ड्राइडन इस्टेब्लिश द कपलेट को इस्टेब्लिश करने का काम जो था वो ड्राइडन का था, बट पोप इज़ क्रेडिटेड विद इट्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट एंड परफेक्शन। हालांकि जो ड्राइडन ने कपलेट की स्थापना की, लेकिन इसके अंतिम परिष्कृत और पूर्णता का श्रेय पोप को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच लिटरेरी work is considered the first English novel to focus primarily on the inner life and psychological development of a single character? किस साहित्यिक कृति को पहला अंग्रेजी उपन्यास माना जाता है जो मुख्य रूप से एक एकल पात्र के आंतरिक जीवन और मनोवैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पामेला। सैमुअल रिचर्डसन ने जो लिखी थी पामेला इन 1740 एंड यूज्ड द एपिस्टलरी फॉर्म टू एक्सप्लोर द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। सैमुअल रिचर्डसन की जो पामेला है वो 1740 में लिखी गई थी और उसने जो है नायक की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता लगाने के लिए एपिस्टोलरी यानी कि पत्र रूप का उपयोग किया था। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ है, गुलिवर्स ट्रैवल। तो दिस इज़ प्राइमरली अ प्रोज सटायर एंड एलिगरी रादर देन अ रियलिस्टिक नॉवल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यह मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक विकास के यथार्थवादी उपन्यास के बजाय एक गद्य, व्यंग्य और रूपक है। Question number 8, which 18th century work aimed to clear the English language of its impurities and was published in 1755? तो 18वीं शताब्दी की किस कृति का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करना था और इसे 1755 में प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सैमुअल जॉनसन की जो डिक्शनरी थी, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट दैट स्टैंडर्डाइज इंग्लिश वोकैबुलरी एंड यूसेज फॉर ओवर अ सेंचुरी। तो सैमुअल जॉनसन की जो डिक्शनरी थी सर, वो एक स्मारकीय उपलब्धि थी जिसे एक सदी से अधिक समय तक अंग्रेजी शब्दावली और उपयोग को मानकीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लिटरेरी मूवमेंट or period is characterized by a return to classical values, restraint and an emphasis on logic and common sense during the early 18th century? तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान शास्त्रीय मूल्यों की वापसी, संयम और तर्क और सामान्य ज्ञान पर जोर देने के कारण किस साहित्यिक आंदोलन या काल की विशेषता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यू क्लासिज्म यानी कि नव अभिजात्यवाद। न्यू क्लासिज्म जो है, इट लुक्ड बैक टू रोमन एंड ग्रीक मॉडल्स वैल्यूइंग ऑर्डर, रीजन एंड एडहेरेंस टू वैल्यूज़। तो नव जात्यवाद जो था उसने जो है रोमन और ग्रीक मॉडलों की ओर देखा जिसमें व्यवस्था, तर्क और नियमों के पालन को महत्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स, अ सटायर ऑन द डिबेट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर? तो प्राचीन और आधुनिक साहित्य के बीच बहस पर आधारित व्यंग्य द बैटल ऑफ द बुक्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। Swift wrote this satire as part of the quarrel on the ancients and the moderns, defending the superiority of classical authors. तो स्विफ्ट ने प्राचीन लेखकों की श्रेष्ठता का बचाव
श्रेष्ठता का बचाव करते हुए प्राचीन और आधुनिकों के झगड़े के हिस्से के रूप में यह व्यंग्य लिखा था। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको यह जो एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।